दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए कुछ कंफ्यूजन था AKTU की तरफ से और हमारी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी एक गलती रही कि 3 स्पेशलाइजेशन की बात हुई, लेकिन स्पेशलाइजेशन 2 ही हैं। AKTU में कन्फर्म किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये मिसप्रिंट के कारण हो गया। अब ठीक है, इस तरीके की मिसप्रिंट और स्प्रेड भी हो गई थी तो वो इन्फॉर्मेशन भी अपने पास आई, लेकिन अपन 2 स्पेशलाइजेशन, हर स्पेशलाइजेशन के 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। एक कंपलसरी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि हर स्पेशलाइजेशन, लाइक कि मैंने HR मार्केटिंग लिया है तो HR के 3 सब्जेक्ट हैं, मार्केटिंग के 3 सब्जेक्ट हैं और +1 आपका ये कंपलसरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है। अब बात है कि सर सिलेबस कितना बदला है और नया सिलेबस क्या है, तो इसके लिए देखो अपन कंपैरिजन करने में जाएंगे तो अपन को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि अपने लिए क्या है कि एग्जाम मेन है ना, एग्जाम मेन है और इस बार का सिलेबस अपन को करना है। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, लेकिन अपन ये कंपैरिजन वाला, इसमें मैंने थोड़ा फंडा हटा दिया है कि पिछली बार ये सिलेबस था, इस बार ये एड ऑन किया गया, 2 नए वीडियो बना दो, ऐसा नहीं करा। इस बार मैंने वापस से क्या करा है कि पूरी की पूरी जितने भी अपने 5 यूनिट्स हैं 1 to लेके 5 तक के, वापस से अपन एक रिवीजन वीडियो बना लेंगे। आप पुराने वाले भी देख सकते हो, देखो ऑलमोस्ट सेम है, अगर देख लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो NEP लागू होने के बाद में, एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद में जो पैटर्न रह रहा है, जिस पैटर्न से आप क्वेश्चंस आएंगे उसके बेस पे अपन ये अब सारी की सारी यूनिट्स करेंगे। जितने भी नए सब्जेक्ट्स हैं उन सब के वीडियो और ओल्ड सब्जेक्ट्स हैं उन सब के भी वीडियो, यानी कि 2025 में जितने भी अपने सब्जेक्ट्स हैं MBA 3rd सेम के, वो सारे के सारे फिर से रिवाइज्ड वीडियो आएंगे। रिवाइज का मतलब बिल्कुल न्यू है ना, क्योंकि सिलेबस सेम है, लेकिन मैं वापस से कहूँगा कि कोई टॉपिक रह जाएगा, कोई टॉपिक ज़्यादा हो जाएगा, किसी टॉपिक का वेटेज कम हो गया, तो अपन उन चीज़ों में न जाके फिर से वापस से स्ट्रेट शुरुआत कर देते हैं, जिससे अपन को और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और जब अपन अंतिम प्रहार के अप्रोच में आएंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। थोड़ा सा हेवी रेन हो रहा है हमारे यहाँ पर आउटसाइड में, तो हो सकता है नॉइज आपको मिल रही हो, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो फर्स्ट वर्ड आता है अपना स्ट्रेटेजी आता है। स्ट्रेटेजी मींस क्या होता है, जो बेस्ट प्लान होता है हमारा, याद रखना, जो हमारा बेस्ट प्लान होता है वही हम स्ट्रेटेजी के रूप में डिनोट करते हैं, यानी कि ABCD जो बेस्ट। ऐसे तो प्लान को भी ऐसा बनाना चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जा सके, जो फ्लेक्सिबल हो, जो कुछ भी अनसर्टेनिटी को अपन चेंज कर सके, अनसर्टेनिटी आए, बट जो बेस्ट प्लान बना, यानी कि 4 प्लान बनाए, उनमें से जो बेस्ट प्लान बना वो हमारी स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी ABC होने का मतलब है कि आपके पास बहुत मल्टीपल्स प्लान थे, उनमें से आपने फिल्टर करके स्ट्रेटेजी बनाई। आर्मी हमेशा स्ट्रेटेजी बनाती है। रणनीति और योजना, अब योजना क्या क्रियान्वित हुई तो ठीक है, लेकिन रणनीति का मतलब क्या है कि उसको इंप्लीमेंटेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है। बेसिक ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब बुक क्या कह रही है, बुक ये कह रही है स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म से ज्यादा लॉन्ग टर्म फोकस रख के बनाई जाती है। आज जो व्यापारिक समझौता भारत कर रहा है, भले वो चीन के साथ हो, रशिया के साथ हो, ये फ्यूचर के टर्म को ध्यान में रख के बनाई जा रही है कि अमेरिका का जो टैरिफ का प्रभाव, तुरंत आज अमेरिका ने प्रभाव लगाया तो तुरंत तो देखने को मिलेगा नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद उसका इंप्लीमेंटेशन हमको देखने को मिलेगा। हाँ, चीजें आज से महंगी हो जाएगी, लेकिन जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होना या तुरंत कंपनी का बैंकरप्ट हो जाना, क्योंकि कंपनी के पास भी कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती है ना, कुछ फंड्स होते हैं, तो एकदम से इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन इंपैक्ट आएगा तो उसके लिए आज से तैयारी करी जा रही है, तो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इट्स हेल्प्स टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बेस्ट प्लान होगा तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होगा, जो सारी चीजें अपन ने 3rd 2nd सेम के अंदर प्लानिंग के संदर्भ में पढ़ रखी वो भी यहीं पर है। स्ट्रेटेजी इंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, पॉलिसीज, एक्शन। अब प्लानिंग तो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कि भैया ये हमको 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो हमको ये प्लानिंग कर दी। लेकिन स्ट्रेटेजी जो बनेगी वो स्पेसिफिकली किसके अकॉर्डिंग बनेगी, कंपनी के गोल्स के अकॉर्डिंग बनेगी कि भैया हमें अचीव क्या करना है, हमें कंपनी को 10,000 पर यूनिट टन प्रोडक्शन के ऊपर ले जाना है, या हमको कंपनी को 10 मल्टीपल नेशंस के अंदर उसकी सेल्स प्रोवाइड करा देनी, करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है। मैं थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ क्योंकि नॉइज है, इसलिए उसको हम कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस हो रही है ना। फिर भी माफी चाहूंगा और आई होप मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है, ठीक है। स्ट्रेटेजी इंडिकेट
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, पॉलिसीज एंड एक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसके लिए सब स्ट्रेटजी के तौर पे दिया जाता है, वो उसको पाथवे डिसाइड करती है। अब मीनिंग क्या है, बेसिकली यही मीनिंग था, लेकिन अब और बुकेश में देख लेते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक व्यापक योजना है जिसको गाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऑब्जेक्टिव के थ्रू। यदि बुक की लैंग्वेज क्या कहती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का मतलब क्या होता है, जो बेस्ट प्लान होता है वही कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, हिंदी में बोलेंगे व्यापक, यानी कि वो प्लान जो फ्लेक्सिबल भी हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अकॉर्डिंग भी हो, जो नीड के अकॉर्डिंग भी हो, जो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हो, जो रिसोर्स के अकॉर्डिंग भी हो, है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर आ गया। तो वो प्लान जो क्या रोड मैप दे रहा है ऑब्जेक्टिव अचीव करने का, वो हमारी स्ट्रेटेजी कहलाती है। इट्स इन्वॉल्व डिसाइडिंग बेस्ट रिसोर्स ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि ये बेस्ट तरीका है कोई भी चीज अचीव करने के लिए, है ना। फोकस स्ट्रेटजी माइकल पोर्टर साहब की है अपने साहब, है ना। क्रिएटिंग अ यूनिक एंड वैल्यूएबल पोजीशन, ठीक है, ये एक अपन को याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अच्छा स्ट्रेटजी में अपन अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, वीकनेस सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग के अंदर बेस्ट प्लान ही वही है। अब नेचर क्या है, स्ट्रेटजी किसके अकॉर्डिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनी के गोल के अकॉर्डिंग होगी। तो पहला नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, वो गोल सेंटर्ड। कंपनी का गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेटजी बनेगी, है ना। आर्मी का गोल जैसे हमारे क्या था कि वहाँ पर जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या था कि जो टारगेटेड एरिया हैं आतंकवादियों के, उसी को निशाना बनाना, ये उसका गोल था। तो उसके अकॉर्डिंग वो मिसाइल्स, वेपन्स यूज़ करेगा। जब अपन उसमें आते हैं, जैसे मुंबई हमलों पे बहुत बार बात हुई कि मुंबई हमलों में हैवी वेपन्स क्यों नहीं यूज़ किए गए, हैवी मशीनरी क्यों नहीं यूज़ करी गई, क्योंकि उस समय जो मशीन्स यूज़ करे गए, उस समय जो हथियार यूज़ करे गए, वो कम दूरी, कम मिड रेंज के थे। क्यों करे गए, क्योंकि उनको पता था कि ये अपना ही देश है, इसी को तहस नहस नहीं करना है। ये अपनी बिल्डिंग में घुस गए, ताज होटल में घुस गए थे आतंकवादी, है ना, मुंबई हमलों के टाइम पर। तब वहाँ पर जो मशीन्स यूज़ करी गई थी वो स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन थी कि उन आतंकवादियों को मारना है। उसका ये फोकस नहीं था कि ताज होटल को गिरा देना है। अगर ताज होटल को गिराना होता तो एक मिसाइल फायर करते, सारे आतंकवादी मर जाते, हॉस्टेजेस भी मर जाते, ताज होटल गिर जाता। लेकिन स्ट्रेटजी अलग थी, स्ट्रेटजी अलग थी, इसलिए हमने हमारे जवानों को वहां पे खोया है। तो स्ट्रेटजी हमारे गोल के अकॉर्डिंग आएगी, है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको कि स्ट्रेटजी किसके अकॉर्डिंग होगी, आपके गोल के अकॉर्डिंग। जिस टाइप के आपके गोल होगा उस टाइप की आपको स्ट्रेटजी प्लान हो जाती है। ये डायनेमिक होती है, जो कि बेस्ट प्लान डायनेमिक होगा, स्ट्रेटजी भी डायनेमिक होगी। डायनेमिक मतलब कि चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन, है ना। टेक्नोलॉजी, अब जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी थी कि 10 साल में हमको ये अचीव करना, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो वो जो टर्म था 10 साल वाला वो 5 साल में हुआ, 5 साल वाला 2 साल में हुआ, 2 साल वाला 1 साल में हुआ। अब जैसे कि हमने अपने आर्मी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स भी चल रहा है। अभी हमारी आर्मी क्षमता, जैसे कि आप कारगिल वॉर की बात करते हैं, कारगिल वॉर पे हमने अमेरिका से बोला था कि भैया हमको आपका GPS दे दो, हमको चेक करना है आतंकवादी कहाँ कहाँ पे, ताकि हम पिन पॉइंट उनके ऊपर निशाना लगा सकें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा GPS है, हम आपको सैटेलाइट इमेजेस नहीं देंगे। तो इंडिया ने क्या करा, अपना नाविक डेवलप करा। जो नाविक एक अपना सैटेलाइट है, जिसके थ्रू अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो हमको रियल टाइम में इमेज दे रहा है, जो GPS से कहीं बेटर इमेजेस दे रहा है और बता रहा है कि भाई ये यहाँ पर आतंकवादी है, ये उसके हमको अल्ट्रा HD इमेजेस मिल रही है। तो उससे हेल्प क्या हुआ, उन्होंने नहीं दिया हमको GPS, तो इससे जो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत देर से डेवलप होने वाली थी, जो हमारे काफ़ी लेटर ऑन था लाइफ के अंदर, वो बहुत जल्दी डेवलप्ड हो गई, है ना। तो जो बच्चा यदि विषम परिस्थितियां देख रहा है, यदि आप आपकी लाइफ के सामने में स्ट्रगल देख रहे हो, तो आप ये समझ के चलो कि भगवान आपको, ईश्वर आपको, अल्लाह आपको जल्दी तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दी बड़े बनो, है ना, जल्दी से जल्दी नाम कमाओ। तो वो डायनेमिक स्ट्रेटजी भी क्या है, डायनेमिक है। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या होता है कि सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो वर्क होगा मैनेजमेंट के। लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब जुड़ के स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि पॉलिसीज, पीपल, रिसोर्सेज, सारी चीजें, सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक साथ काम करते हैं तो स्ट्रेटजी बनती है। खेलने के लिए, क्रिकेट टीम के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है ना, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं और जो बेस्ट प्लानिंग होती है वो इंप्लीमेंट करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ये थी। हमेशा कैप्टन से पूछोगा हमारी प्लानिंग, बहुत से कैप्टन प्लानिंग बोलते हैं, बहुत से कैप्टन स्ट्रेटजी बोलते हैं। आर्मी में तो आपको स्ट्रेटजी वर्ड ही सुना ही आएगा। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी कि पहले से पता चल गया,
है ना। जैसे बालाकोट, अभी बालाकोट क्या आप ऑपरेशन सिंदूर के समय पे क्या बोले पाकिस्तान के पीएम, ऑन रिकॉर्ड बोले कि हमें तो 5 बजे ऐसा लगा था कि हम 5 बजे अपने विमानों को उड़ाएंगे और भारत पर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उन्होंने सुबह 5 बजे से पहले ही स्ट्राइक कर दी, इसलिए हम उनका जवाब नहीं दे पाए। तो हमारी क्या थी, प्रोएक्टिव अप्रोच रही। रिएक्टिव अप्रोच भी आपको ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कुछ करा तो हमने कुछ एक्शन लिया। तो स्ट्रेटजी दोनों तरीके की होती है, प्रोएक्टिव भी होती है और रिएक्टिव भी होती है, कि कोई क्वेश्चन करने से पहले आपने उसका सॉल्यूशन दिया, कोई प्रॉब्लम आने से पहले अपन ने उसको डिटरमाइन करा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि कोई हैजार्डस एक्टिविटी, तो उसके लिए हेलमेट पहना अपन ने, तो आएगा उसके बाद आप कुछ भैया हॉस्पिटल लगा दिए, ऐसा नहीं। पहले आपने वो एक्टिविटी बनाई, एज्यूम करी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके लिए जो एक्शन लिया वो। तो स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव रिएक्टिव भी होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है स्ट्रेटजी, यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप बना सकते हो शॉर्ट टर्म्स को, गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के साथ जी जाती है ना। लॉन्ग टर्म विजन के साथ जी जाती है। मल्टी लेवल होती है। मल्टी लेवल यानी ऑपरेशन की स्ट्रेटजी अलग, फाइनेंस की स्ट्रेटजी अलग। 3 लेवल आपके ऑर्गेनाइजेशन में है। फर्स्ट सेम से मैं बोल रहा हूँ, ये लेवल याद कर लेना, हमेशा याद आते हैं। देखो ये लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये अपर लेवल है, टॉप मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। लोअर लेवल पे ऑपरेशनल काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है। ऑपरेशन यानी कि आपके प्रोडक्शन काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है। ये जो प्रोडक्शन काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है, तो इसमें प्रोडक्शन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी चलेगी। कोऑर्डिनेटिंग मिडिल लेवल पे चलती है, डिसीजन मेकिंग अपर लेवल पे चलती है। तो उस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड होगी। क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। देखो नेचर और मीनिंग ही समझाया है। देखो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट है, इसलिए अपना स्पीड भी मेरी स्लो है थोड़ा सा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होती जाएंगी और अपन स्पीड बढ़ा देंगे। अब स्कोप, स्ट्रेटेजी फोकस कहाँ पे करेगी? स्ट्रेटेजी फोकस करेगी सबसे पहले तो कॉर्पोरेट के ऊपर फोकस करेगी कि बिजनेस आपका क्या है ना, कौन कौन सी चीज़ें आपकी, पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है फर्म का, कौन सी चीज़ें आपके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, और इसका बिजनेस का स्कोप क्या है। मीन्स क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री कौन सी है और आपका बिजनेस क्या है, दोनों चीज़ें अलग हो गई। फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है, उसका बिजनेस फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करना है या थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करके क्वालिटी कंट्रोल करके अपना टैग लगा के बेचना है, या ये तो अपना बिजनेस का स्कोप हो गया। और इंडस्ट्री का स्कोप, जो फार्मा इंडस्ट्री चल रही है उसके ऊपर बात करी जाएगी, है ना। मतलब जहां जहां स्ट्रेटेजी वाले को सोचना है कि मेरे को ये चीज़ प्लानिंग करनी है, ये बेस्ट प्लान बनाना है, ये स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, तो कहाँ कहाँ सोचना होगा। तो सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा, फिर बिजनेस के बारे में सोचेगा, फिर फंक्शनल के बारे में सोचेगा। भाई ये मैं जो दवाइयाँ बना रहा हूँ वो बनाऊँगा कैसे, कौन मशीन लगेगा, कितने बी फार्मा के स्टूडेंट्स लगेंगे, एम फार्मा के साइंटिस्ट लगेंगे, कौन सी चीज़ें लगेंगी, तो फंक्शनल स्कोप भी आएगा। इसके अलावा ज्योग्राफिकल भी आ जाता है उसमें। ज्योग्राफिकल किस देश में हम बना रहे हैं, क्या टैक्स रेगुलेशन सिस्टम है, किस टाइम पे हम बना रहे हैं उसका, सोसाइटल स्कोप क्या है, कल्चरल कहते हैं, एथिकल वैल्यूज क्या हैं, और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। यानी कि जो भी बिजनेस से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है स्ट्रेटेजी बनाते समय, वो उसके कार्य क्षेत्र में आता है और वही स्ट्रेटेजी का स्कोप है। कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ज्योग्राफिकल, टाइम, सोसाइटल और टेक्नोलॉजिकल। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी की? इंपॉर्टेंस ये, एक तो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी, डायरेक्शन भी देगी, फ्रेमवर्क भी देगी, ग्रोथ को इंश्योर करती। ग्रोथ को इंश्योरेंस का मतलब तो वैसे तो कुछ भी चीज़ इंश्योर कर ही नहीं जा सकती, लेकिन हायर रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यदि आपके पास स्ट्रेटजी होगी। यदि आपको कोई एग्जाम फाइट करना है, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके एमबीए के एग्जाम हो, जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक प्लानिंग नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उसमें कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उसकी सक्सेस रेट कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्ट्रेटजी क्या है, ग्रोथ को इंश्योर करती है। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी को फैसिलिटेट करती है। एडेप्टेबिलिटी यानी कोई भी नई चीज आएगी मार्केट में तो हमको पहले से पता होगा, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रखी है। अभी जैसे कुछ चेंज हुआ, 5G की जगह अभी तुरंत मार्केट में 6G आया, या जैसे कि अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो गई और 22% अब जीएसटी 22 सितंबर से जीएसटी चेंज होने वाला है ना, उसकी रेट्स चेंज होने वाली, बहुत सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले से ऐसा एजम्पशन था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो स्ट्रेटजी बेटर एडेप्टेबिलिटी देती है। एडेप्टेबिलिटी बेटर होगी तो एफिशिएंसी भी बेटर चली जाएगी, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे रिसोर्सेज का होगा और इससे हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसकी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर होगी, जो ज़्यादा फुलफिलमेंट रहेगा, वो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करेगा। और लॉन्ग टर्म के सक्सेस के लिए स्ट्रेटजी जरूरी होती है।
तो इंपॉर्टेंस तो है स्ट्रेटेजी का। देखो, एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी, एडेप्टेबिलिटी में हेल्प करेगी, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगी, डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगी, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी, ग्रोथ को इंश्योर करेगी और लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए नेसेसरी है ना। अब स्ट्रेटेजी पे तो बात हो गई। स्ट्रेटेजी डेवलप करने का काम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का होता है, यूजुअली ये टॉप मैनेजमेंट का काम होता है। ये सब्जेक्ट इसलिए मनाया गया है कि ऐसा माना जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, AKTU यूनिवर्सिटी हो या हमारा शिक्षा मंत्रालय हो, कि जो MBA ग्रेजुएट्स हैं, MBA पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो जाके एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो जाके अपनी कंपनी खोलेंगे और टॉप लेवल का काम करेंगे। लेकिन इसीलिए उनको स्ट्रेटेजी बनाने तो आनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नॉलेज आना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना एंड इवेल्युएट करना स्ट्रेटेजीज को, यानी कि स्ट्रेटेजी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना और उसको कंट्रोल करना कि भाई ये सही से बनी है नहीं बनी है ना, और बनी है तो सही से इंप्लीमेंट कराना उसको, और अगर कहीं पे कुछ लूप होल है तो उसको पता भी करना। तो ये स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का काम होता है, यानी स्ट्रेटेजी डेवलप करना, फॉर्मुलेट हो गया, डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना एंड इवेल्युएट करना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्क होता है और इसी को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है? थिंग्स फ्रॉम गेटिंग द आर्ट फ्रॉम गेटिंग थिंग्स फ्रॉम अदर। एक आर्ट, एक कला है जो दूसरों से काम कराने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना और इंप्लीमेंट, इवेल्युएट और उसको डेवलप करना, तीनों की एक्टिविटीज करने को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को भी अपन को चेक करना होता है, ये ऑलरेडी स्ट्रेटेजी में अपन ने सीख चुके हैं। इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। याद रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना और इसको इवैल्यूएट करना है, वन टाइम जॉब नहीं है, कंटिन्यूस है। क्योंकि मार्केट कैसा है? डायनेमिक है। मार्केट डायनेमिक है, मार्केट अप डाउन होगा तो अपनी स्ट्रेटेजी भी अप डाउन होगी। अभी जो करना था वो करना था। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, धोनी बैटिंग करने आया था मुरलीधरन को, फेमस किस्सा है। उन्होंने कहा कि राइट हैंडर आउट होगा तो राइट हैंडर जाएगा, लेफ्ट हैंडर आउट होगा तो लेफ्ट हैंडर जाएगा, क्योंकि और मुरलीधरन को हम अच्छे से खेलेंगे, है ना। तो इस समय की बात करी जा रही थी, है ना। तो श्रीलंका को हराना भी एक उस समय, क्योंकि चेस कर रहे थे, 278 या 3 का टारगेट था, है ना। तो काफ़ी टफ सिचुएशन थी। तो ऐसी सारी चीज़ें उस समय ध्यान रखनी जाना कि कौन सी चीज़ कब होगी और उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लेना, ये कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट में आता है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार बनाई और ख़त्म। अब इसके मॉडल्स हैं बहुत सारे, लाइक कि एनवायरनमेंट एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन। ये तो आपने सारी चीज़ें, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई दी। एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है? एनवायरनमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पेस्टल एनालिसिस अपन इसकी सेकंड यूनिट में सीखेंगे, व्रियो एनालिसिस सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, हमारे आसपास की, यानी कि बिजनेस के आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसको चेक करना और उसको इवेल्युएट करना, ये एनवायरमेंटल एनालिसिस पे आता है। अभी तक के लिए यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट में मैं ये यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, है ना। कोई भी डाउट आता है इस यूनिट के अंदर आपको कि फर्स्ट यूनिट में जो कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या AKTU के MBA के रिगार्डिंग, तो भी आप फील फ्री टू कमेंट, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। जय हिंद।